पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकली सब कुछ जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं, हर एक फील्ड की नॉलेज को कनेक्ट करके ऐसी चीज क्रिएट कर सकता है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। जैसे लियोनार्डो दा विंची, जो एक पेंटर थे, इंजीनियर थे, एनाटॉमिस्ट थे और इन्वेंटर थे। जब ये पानी के फ्लो को स्टडी करते थे तो वही पैटर्न्स इन्हें ह्यूमन ब्लड फ्लो में दिखते थे, और वही सेम पैटर्न्स इनके पेंटिंग्स में बालों की कर्ल्स में दिखते थे। एक इंसान ने आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग को ऐसे कनेक्ट किया कि आज 500 साल बाद भी दुनिया इन्हें सबसे ब्रिलियंट माइंड मानती है। वही दूसरी तरफ इलॉन मस्क, पहले कोडिंग सीखी, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, फिर फिजिक्स सीखा, इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, एंड फिर रॉकेट साइंस सीखा और स्पेसएक्स खड़ा कर दिया। हर एक नई फील्ड पिछली फील्ड से कनेक्ट हुई और हर बार ऐसा रिजल्ट आया जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये तो जीनियसेस है, इनसे मेरा क्या लेना देना। हार्वर्ड और MIT के रिसर्चर्स ने नोबेल प्राइज विनर्स को स्टडी किया और एक शॉकिंग चीज निकली। जितने भी सारे साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत रहे थे वो सिर्फ अपनी फील्ड में ही नहीं, लेकिन एक्टिंग, डांसिंग, पोएट्री, पेंटिंग, इन सब में एवरेज साइंटिस्ट से 10 से 25 गुना ज्यादा एक्टिव थे। मतलब ये लोग सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं थे, ये अलग अलग फील्ड में जाते थे, चीजें सीखते थे और फिर उन सबको कनेक्ट करते थे। और इनकी यही कनेक्ट करने की एबिलिटी इन्हें बाकियों से अलग बना रही थी। और इन सब लोगों के पास ना एक कॉमन स्किल और था, एक ऐसा स्किल जिससे ये किसी भी नए फील्ड को दूसरों से कई गुना ज्यादा तेज सीख सकते थे। इस स्किल का नाम है मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग के बारे में आपको इस वीडियो में आगे और डिटेल में समझने मिलेगा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें आज कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लर्न दिस। क्योंकि अगर आज तुम इसे सीख गए तो तुम्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही स्किल सिखाऊंगा कि कैसे तुम भी एक पॉलीमैथ बन सकते हो, कि कैसे तुम भी नई स्किल्स दूसरों से 100 गुना ज्यादा तेज सीख सकते हो, और कैसे एक बार सीखी हुई चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक करना और नोट्स बनाने लग जाना। अब पॉलीमैथ इस टर्म के बारे में शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, जिसे मैं अभी के अभी क्लियर करना चाहता हूँ, वरना तुम लोग कमेंट्स में आपस में ही लड़ने लग जाओगे। आप लोग सोच रहे होगे पॉलीमैथ मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना, यानी ये तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलीमैथ में और एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस तुम्हें समझना आज बहुत जरूरी है। बस इमेजिन करो आपके पास 3 तरह के टूल्स है। पहला है एक सिंगल ब्लेड, जो शार्प भी है और पावरफुल भी, यानी उसे एक काम करना बहुत अच्छे से आता है, किसी भी चीज को काटना। और यही होता है स्पेशलिस्ट, यानी एक ही फील्ड में एक डीप नॉलेज लेना और बाकी दुनिया से उसे कोई मतलब ना होना। उसके बाद दूसरा है एक रस्टेड टूल बॉक्स। अब इसमें हैमर भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, प्लायर्स भी है। देखो ऊपर से देखने में लग रहा है कि इस टूल बॉक्स में भर भर के टूल्स है, लेकिन एक भी टूल इसमें से ढंग से काम नहीं करता। और यही है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी एक ऐसा इंसान जो थोड़ा ये जानता है, थोड़ा वो जानता है, लेकिन कुछ भी डेप्थ में नहीं जानता। और अब तीसरा टूल आता है एक शार्प स्विस आर्मी नाइफ, यानी इसमें मल्टीपल टाइप के ब्लेड्स है और हर एक ब्लेड रेजर शार्प है, यानी मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स में मास्टरी और हर एक में रियल डेप्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यानी एक फील्ड की नॉलेज दूसरे में काम आती है। अब आप कहोगे ठीक है भाई, समझ आ गया कि पॉलीमैथ क्या होता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान 3, 4, 5 फील्ड्स में जेन्युइनली डीप कैसे जाए, उतना टाइम कहां होता है किसी के पास। अब यही पे आता है मेटा लर्निंग का रोल। ये वो स्किल है जो सीखने के टाइम को कंप्रेस कर देती है, जिससे तुम हर नई फील्ड पिछली से तेज सीख सकते हो। लेकिन आखिर ये मेटा लर्निंग है क्या चीज? देखो, मेटा लर्निंग ये नाम सुनकर ना आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हेवी कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत सिंपल है। मेटा लर्निंग का सिंपल मतलब ये होता है कि सीखना कैसे सीखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सोचो आप एक नई सिटी में शिफ्ट हुए, अब तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है और आपको कोई रेस्टोरेंट ढूंढना है। अब आप क्या करोगे? रैंडमली घूमोगे, ऑटो वाले से पूछोगे, इधर उधर भटकोगे। अब अगर कोई यहाँ पे आके आपको बोल दे कि ले भाई गूगल मैप्स यूज कर ले, तो अब आपके सामने कोई भी जगह हो, कोई भी सिटी हो, आप वहां पे 2 मिनट में पहुंच जाओगे। मेटा लर्निंग एक टाइप से वही गूगल मैप्स है, लेकिन ये जगह ढूंढने के काम नहीं आता है, कुछ भी स्किल सीखने के काम आता है। अब एक टाइप से आपका दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है। मैंने जब अपनी लाइफ में पहली बार गिटार उठाया था तो सब कुछ मुझे नया लग रहा था, कॉर्ड समझ नहीं आ रहे थे, उंगलियां बहुत दर्द कर रही थी, मन कर रहा था कि इसे फेंक दूं, लेकिन समहाउ मैंने गिटार को सीख लिया। लेकिन आज की डेट में अगर कोई मुझे आके कहता है कि चलो पियानो सीखो, तो क्या होगा? देखो, पहली चीज, गिटार सीखते वक्त मुझे म्यूजिक थ्योरी सिखाई गई थी, जो मुझे ऑलरेडी पता है। प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। फ्रस्ट्रेशन से डील कैसे करना है ये भी मुझे गिटार ने सिखा दिया है। इसीलिए मैं पियानो बजाना काफी जल्दी सीख सकता हूँ एज कंपेयर टू अ गिटार। और फिर पियानो के बाद मुझे तबला पकड़ा दो, ड्रम्स पकड़ा दो, वायलिन पकड़ा दो, कुछ भी पकड़ा दो, मैं हर एक चीज पिछली वाली से तेज सीख सकता हूँ। मैं ना उस मोमेंट पे वहां पे गिटार नहीं सीख रहा था, मैं वहां पे सीख रहा था कि सीखना कैसे सीखते हैं।
और जैसे जैसे आप और एक नई स्किल ऐड करते जाते हो वैसे वैसे ये प्रोसेस और ज्यादा शार्प हो जाती है। हो सकता है पहली स्किल सीखने में आपको 2 साल लगे, दूसरी में 1 साल लगे, लेकिन तीसरी सीखने में आपको बस लगेंगे 6 महीने। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और यही वो चीज होती है जो पॉलीमैथ्स को पॉसिबल बनाती है। वो हर एक फील्ड में 10 साल नहीं बैठते, वो बेसिकली हर एक नई फील्ड को पिछली फील्ड से तेज सीखते हैं। इसीलिए एक ही लाइफ टाइम में वो 5, 7, 10 फील्ड्स में डीप जा पाते हैं। अब पॉलीमैथ और मेटा लर्निंग के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हो। अब सवाल ये आता है कि भाई इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। तो इसे करने के लिए आप एक सिंपल 4 फ्रेमवर्क मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये फ्रेमवर्क्स बताऊं, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे ये पूरी चीज आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्लिक हो जाएगी। जरा सोच के देखो, बैटमैन या फिर ब्रूस वेन के पास कोई पावर नहीं होती, ना सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ है, ना फ्लैश जैसा स्पीड, ना कोई एलियन टेक्नोलॉजी, फिर भी वो जस्टिस लीग में सबके साथ खड़ा रहता है। कैसे? क्योंकि बैटमैन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्शनल पॉलीमैथ है। ये बंदा केमिस्ट्री जानता है, इंजीनियरिंग जानता है, कंप्यूटर साइंस जानता है, 127 मार्शल आर्ट्स जानता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी समझता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल देता है। और ये सारी स्किल्स उसके लिए अलग अलग नहीं है, वो इन सबको कनेक्ट करना भी जानता है। यानी फाइटिंग में साइकोलॉजी यूज करता है, साइकोलॉजी में टेक्नोलॉजी यूज करता है, और टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग यूज करता है। यानी इसकी हर एक फील्ड दूसरे फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बैटमैन ने ये सारी चीजें एक साथ नहीं सीखी। अगर आप उनकी ओरिजिन स्टोरी देखोगे तो उन्होंने पहले फिजिकल ट्रेनिंग ली, उसके बाद डिटेक्टिव स्किल सीखी, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी मास्टर की, और फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी। यानी पहले एक फील्ड, उसके बाद अगली, और फिर उसके बाद अगली, और हर एक को पिछले वाली से तेज सीखा। यही से मुझे याद आता है कि इंटरनेट पे एक बहुत फेमस लाइन है, बैटमैन कैन बीट एनीवन विद इनफ प्रेप टाइम। सुनने में थोड़ा जोक लगता है, लेकिन ये लिटरली मेटा लर्निंग की डेफिनेशन है। बैटमैन टारगेटेड लर्निंग करना जानता है, यानी एग्जैक्टली वही सीखना जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और एग्जैक्टली उतनी ही डेप्थ तक समझना जितना जरूरी हो। और अगर आप मुझे पूछोगे कि बैटमैन की असली सुपर पावर क्या है, तो मैं कहूंगा मेटा लर्निंग। अब चलो मैं तुम्हें वो 4 फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप इस सुपर पावर को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हो। ये सबसे पावरफुल मेथड है क्योंकि ये बताती है कि कोई भी स्किल सीखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है डीकंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी बड़ी स्किल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। यानी अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो सबसे पहले मोशन सीखो, फिर फोर्स सीखो, फिर एनर्जी सीखो। और अगर आपको गिटार सीखनी है तो सबसे पहले टैप्स सीखो, फिर कॉर्ड सीखो, और फिर स्ट्रमिंग सीखो। अब इसमें होता क्या है कि जब भी तुम किसी बड़ी स्किल को छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स में तोड़ देते हो तो वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग चली जाती है। यानी तुम्हारा ये डर ही खत्म हो जाता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें एक पहाड़ नहीं दिख रहा है, बस छोटे छोटे स्टेप्स दिख रहे हैं। हेलो गाइज, सॉरी टू इंटरप्ट द वीडियो, बट आप लोगों को मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बतानी थी। मैंने आपकी बात मानी है। बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे कि वह भैया साइकोलॉजिकल कंटेंट और ज्यादा लाओ, और ज्यादा वीडियोस लेके आओ। तो मैंने एक नया साइकोलॉजिकल चैलेंज बनाया है जिसका नाम यहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट लाइन में मैं उसके लिंक मेंशन कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं आप उसे जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे से जितना भी साइकोलॉजिकल कंटेंट आएगा वो उसी चैनल पे आएगा। सो मेक श्योर आप उसे सब्सक्राइब करो। एंड सॉरी टू इंटरप्ट योर वीडियो अगेन, अभी आप वापस से जा सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सिलेक्शन, और इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक्चुअल गेम चेंजर बन सकता है। देखो, हर एक स्किल में ना 20% ही ऐसी चीजें होती है जो 80% रिजल्ट्स लाके देती है, और जो बाकी 80% होता है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। इस चीज को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ प्रूफ करके दिखाता हूँ। किसी भी लैंग्वेज की कोई भी डिक्शनरी उठा लो, उस डिक्शनरी में ना 1 लाख से ज्यादा वर्ड्स होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 100 मोस्ट कॉमन वर्ड सीख लो तो आप लगभग 50% कन्वर्सेशंस समझ सकते हो। और अगर आप 2500 यानी 2500 वर्ड्स सीख लोगे तो आप 95% आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कल आपसे कहूं कि एक नई लैंग्वेज सीख लो तो क्या आप वो पूरी डिक्शनरी रटोगे, या पहले सिर्फ वो 2500 वर्ड्स? अब एग्जैक्टली सेम चीज म्यूजिक में भी होती है। 80% ऑफ द सॉन्ग सिर्फ इन 4 कॉर्ड से बनते हैं। अगर आप सिर्फ ये 4 कॉर्ड सीख लोगे तो आप 80% गाने बजा सकते हो। अब इसे ही कहते हैं सिलेक्शन, यानी वो 20% ढूंढना जो 80% आपका काम कर दे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है सीक्वेंसिंग, मतलब सही ऑर्डर में किसी भी चीज को सीखना। अब इसे मैं आपको एक चेस के एग्जांपल से समझाता हूँ। चेस की ना एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है कि पहले आप एंड गेम सीखो और फिर आप ओपनिंग सीखो। यार ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, कि पहले एंड वाली गेम सीखो और फिर ओपनिंग सीखो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। एंड गेम में आपके पास पीसेस बहुत कम होते हैं, तो हर एक पीस की वैल्यू बहुत डीपली समझ आती है। अब एक बार आप ये चीज समझ गए तो आप अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग को पूरे गेम में रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। इसीलिए किसी भी स्किल को सीखने से पहले एक एक्चुअल करेक्ट सीक्वेंस ढूंढो।
उसके बाद आती है चौथी स्टेप विच इज स्टेक्स। अब ये जो स्टेक्स है वो थोड़ा सा अलग है, ये सीखने के बारे में नहीं है, ये सीखना कभी ना छोड़ने के बारे में है। देखो स्टेक्स यानी अपने खुद के लिए ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करो जो आपके ऊपर डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर दे। देखो ये जो आप अपने हमेशा विल पावर पे डिपेंडेंट रहते हो ना कि आज मेरे अंदर मोटिवेशन है तभी मैं काम करूंगा, कल मोटिवेशन नहीं रहेगा तो नहीं करूंगा, इस चीज को ना उठा के फेंक दो। सीधा जाओ और किसी दोस्त से बेट लगा दो कि अगर भाई मैंने ये चीज ना 30 दिन में नहीं सीखी तो मैं तुझे 1000 रुपए निकाल के दूंगा। अब जब आपके दिमाग में ये खोने का डर होगा ना तो आपका दिमाग और ज्यादा सीरियसली काम करेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ी सिंपल साइकोलॉजी है। हमें कुछ भी पाने से ज्यादा कुछ भी खोने का डर होता है। तो ये है वो डेस मेथड। इसकी ये 4 सिंपल चीजें याद रखो। नंबर 1 स्किल्स को तोड़ो, नंबर 2 20% ढूंढो, नंबर 3 सही ऑर्डर लगाओ एंड नंबर 4 छोड़ने का ऑप्शन ही खत्म कर दो। अब अगर यहां तक देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो कुछ अलग ही है तो इसे लाइक जरूर करना, जेन्युइनली एल्गोरिदम को बहुत हेल्प होती है। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट रेगुलरली लाते रहता हूं। इसके बाद बढ़ते हमारे फ्रेमवर्क नंबर 2 पे विच इज फेनमैन टेक्निक। तो देखो फ्रेमवर्क नंबर 1 में आपने स्किल्स को तोड़ दिया और सीखना शुरू कर दिया, लेकिन इसी के बाद एक प्रॉब्लम आएगी जो सभी को आती है। देखो बहुत बार होता क्या है कि जब भी आपके सामने कोई बुक खुली होती है तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होता है, सब कुछ क्लियर लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस बुक को बंद करते हो तो आपका दिमाग कंप्लीटली खाली हो जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आई एम डैम श्योर ये चीज आपके साथ भी हुई होगी, और इसको ही साइंस में कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी सिंपल वर्ड्स में हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है लेकिन एक्चुअली में हमें कुछ भी नहीं आता। तो वैभव भाई इसका आखिर सोल्यूशन क्या है? तो देखो और समझो। एक नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेमन ने इसका एक सिंपल सोल्यूशन दिया था। उनका एक सिंपल रूल था, अगर तुम किसी भी कंसेप्ट को एक 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो तुम खुद उस कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाए हो। बस इतनी सिंपल चीज याद रखो, चाहे आप कुछ भी सीखो, कोई भी कंसेप्ट हो, उसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखो या बोलो जिससे किसी भी छोटे बच्चे को वो समझ आ जाए। किसी भी टाइप के फैंसी वर्ड मत यूज करो, किसी भी टाइप के जार्गन्स मत यूज करो, सिर्फ सीधी बात करो। और जहां पे भी तुम अटकोगे, जहां पे भी तुम्हें लगे कि ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता, वही तुम्हारा एक्चुअल नॉलेज गैप है। अब इसी नॉलेज गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। वापस जाओ, उस गैप को भरो और फिर वापस से सिंप्लीफाई करो। अब ये सिंपल ट्रिक काम क्यों करती है जानते हो? क्योंकि जब तुम सारे जार्गन्स हटा देते हो तो जो बचता है वो सिर्फ एक अंडरलाइंग लॉजिक होता है, और जब आपका ये अंडरलाइंग लॉजिक क्लियर होता है ना तो आप इस लॉजिक को कहीं पे भी काम में ला सकते हो। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। मतलब अगर किसी को हर बार सेम रिवॉर्ड्स मिले तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर उसे कभी रिवॉर्ड मिले या फिर कभी ना मिले तो बंदा थोड़ा सा एडिक्टेड हो जाता है। अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव क्यों है, क्योंकि कभी हमें वहां पे एक अच्छी रील मिलती है, कभी नहीं मिलती, इसलिए हम लोग उस अच्छी रील की तलाश में बार बार जाते रहते हैं। अब इसी कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस इंसान से हमेशा एडिक्टेड क्यों हो जो आपको कभी भाव देता है, कभी नहीं देता। वो भी तो एग्जैक्टली एक वेरिएबल रिवॉर्ड है। तो सिर्फ एक कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग फील्ड से कनेक्ट किया। एग्जैक्टली यही तो पॉलीमैथ करता है। एंड सच बोलूं तो जब मैंने ये खुद यूज करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कभी टैलेंट की थी नहीं। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मेरे में उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मुझे पता चला कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी सीखने के तरीके की। हम सबको ना बचपन से ये सिखाया गया है कि रट्टा मारो, घंटों तक प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करो, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि भाई पहले तू ये चेक तो कर ले कि क्या तू ये समझा भी है या फिर नहीं। इसके बाद आते हैं फ्रेमवर्क नंबर 3 पे विच इज नोन एज स्पेस्ड रेपिटेशंस। देखो जब भी तुम लाइफ में कोई भी नई चीज सीखोगे तो पहली वाली भूलने लग जाओगे। यानी पहले मैंने गिटार सीखा था, फिर पियानो शुरू किया और 2 महीने बाद गिटार के कॉर्ड्स ही याद नहीं रह रहे। देखो ये आपकी गलती नहीं है, हमारा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है। साइंस कहती है कि हमारी मेमोरी एक्सपोनेंशियली डीके होती है। मतलब आज अगर मैंने कुछ भी सीखा तो कल मैं उसका 50% भूल जाऊंगा, परसों 70% भूल जाऊंगा और ऐसा चलता ही रहेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स हमारा दिमाग एक बकेट है जिसमें एक होल है। तुम पानी यानी नॉलेज अंदर डालते जाओगे और वो धीरे धीरे नीचे से निकलता जाएगा। लेकिन एक ट्रिक है जिससे ये बकेट लीकिंग बंद कर देती है, which is known as spaced repetitions। इसमें ना आइडिया बड़ी सिंपल है। अगर तुम कुछ भूलने से ठीक पहले ही रिवाइज कर लो तो वो मेमोरी ज्यादा टाइम तक टिकती है, और जितनी बार आप रिवाइज करते जाते हो उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होती जाती है। अब समझते इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज सीखी अगर आपने तो 1 दिन बाद उसे रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद उसे रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद और
फिर 21 दिन बाद। हर बार आपका रिवीजन का गैप बढ़ते जाता है और मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम चाह कर भी उस चीज को भुला नहीं पाओगे। एक टाइप से वो चीज आपका सेकंड नेचर बन जाएगी। और ये चीज सीखना ना एक पॉलीमैथ के लिए एक लाइफ सेवर टिप है, क्योंकि आप यहाँ पे एक नहीं 3, 4, 5 अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालो और पहली सीखी हुई स्किल को रिवाइज करो। अब इसी के साथ आता है हमारा आखिरी फ्रेमवर्क, विच इज फ्रेमवर्क नंबर 4, सीरियल मास्टरी। देखो ज्यादातर लोगों को लगता है कि पॉलीमैथ्स 10 चीजें एक साथ सीखते हैं, कि सुबह कोडिंग करेंगे, दोपहर को गिटार बजाएंगे, शाम को साइकोलॉजी पढ़ेंगे, रात को फाइनेंस पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे कोई भी पॉलीमैथ ना बना है और ना बन सकता है। ऐसे आप सिर्फ वही बनोगे जो मैं अभी कैमरा के आगे बोल नहीं सकता। एक एक्चुअल पॉलीमैथ हमेशा सीरियल मास्टरी को फॉलो करेगा। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक नया फील्ड, यानी सिर्फ एक फील्ड को उठाओ, उसमें 3 से 6 महीने तक एकदम घुस के डिस मेथड यूज करो, 20% मास्टर करो, फेनमैन टेक्निक से डीपली समझो, फ्लुएंट हो जाओ और फिर उस स्किल को बस मेंटेनेंस मोड पे डालो, जो स्पेस रिपीटेशन सिखाया था ना वो यूज करके, और फिर ही जाके वो अपना फोकस शिफ्ट करेगा एक नेक्स्ट फील्ड पे। सोचो एक जिम में आप क्या करते हो, एक दिन चेस्ट डे होता है, किसी दिन लेग डे होता है, किसी दिन बैक डे होता है। एक ही दिन में आप पूरी बॉडी थोड़ी ना करते हो। आपके बॉडी के हर एक मसल ग्रुप को उसका डेडिकेटेड टाइम मिलता है और बाकी टाइम में वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक इसी तरह एक पॉलीमैथ का ब्रेन भी काम करता है, एक फील्ड पे डीप फोकस करता है और बाकी फील्ड्स बैकग्राउंड में ग्रो कर रहे होते हैं। और जब तुम ये फॉलो करने लग जाओगे तो आप 3 से 6 महीने में कोई भी एक फील्ड नया सीख सकते हो। यानी आप बस 5 सालों में 8 से 10 फील्ड में जेन्युइनली डीप मास्टरी कर सकते हो। और याद है ना मेरी वो वाली बात कि मेटा लर्निंग हमेशा कंपाउंड करती है। पहली फील्ड में 6 महीने लगेंगे, दूसरी में 4 महीने लगेंगे, तीसरी में 3, क्योंकि हर एक फील्ड में आपको पिछली वाली फील्ड के कुछ ना कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे, कुछ कनेक्शंस बनते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जहां पे कोई भी नई चीज अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा कि अरे ये तो वही वाला कंसेप्ट है जो मैंने वहां पे सीखा था। और ये वही मोमेंट होगा जब तुम एक एक्चुअल पॉलीमैथ बन चुके होगे। देखो मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने तुमसे बोला होगा कि एक चीज पे फोकस करो और उस पे मास्टरी करो, और वो गलत नहीं है। फोकस बहुत जरूरी है, लेकिन फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी जिंदगी बस एक डिब्बे में बंद रहो। फोकस का मतलब ना मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर है, एक वक्त पे एक चीज पे पूरी ताकत लगाओ, मास्टर करो और फिर अगले मिशन पे निकल जाओ। लियोनार्डो दा विंची ने यही किया एंड ही बिकेम द मास्टर। इलॉन मस्क भी यही कर रहा है और अब तुम्हारे पास भी वो सारे के सारे फ्रेमवर्क्स है जो ये लोग यूज करते हैं। तो आज से ही शुरू करो, एक ऐसा स्किल चूज करो जो तुम्हें जेन्युइनली क्यूरियस बनाता है, जो तुम्हारे दिमाग खुद से सोचता रहता है। उसके कोर 20% ढूंढो और नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ उसी पे लगाओ। बस इतनी चीज करो और बाकी सब खुद से हो जाएगा। एंड कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी वो एक स्किल क्या होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज keep inspiring. I'm trying to be one with my aura before I allow your soul.